रताउर ताइया न धरना पे भाइया न फाजिलपुरिया की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तोब लियाओ, हम नहीं मांगेंगे हक किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे अब क्या कोई मजाक नहीं। काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं उनको बुला बुला के थ्रेट दिया जा रहा है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी आए थे जिनको धमकाया गया है कि भाई उसके साथ प्रमोशन, उसके साथ कैंपेन नहीं करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मेरे कैंपेन की वजह से कोई परेशान हो, तो इसलिए ना तो मैं उनको फोर्स कर रहा, ना मैं उनको बुला रहा, ना उनको मैं इस चीज़ में उलझाना चाहता। 4 जून को मैं गुड़गांव लोकसभा को में अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जिसके लिए जनता ने अब की बार विचार भी बना लिया है कि पिछले 20 साल के अंदर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, कोई जो हमारे नेता थे उनके बीच में नहीं रहे, कभी उनके सुख दुख में नहीं दिखाई दिए, कोई बड़ी योजनाएं नहीं आई, कोई बड़े ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे जनता का फ़ायदा, यूथ का फ़ायदा हो, बड़े बुजुर्ग का हो, किसी महिला बहन का हो। तो अब की बार सबने विचार बनाया है कि बदलाव लाना है। पहले कहते थे कि ऑप्शन नहीं था कि भाई चलो ये ठीक है, कह रहे अब की बार ऑप्शन ही अपना बेटा है कि जो आज हमारे युवा साथी बेरोज़गार हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, फालतू कामों में ध्यान है। जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, सबसे पहला तो मैं करूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से मैं आता हूँ। यहाँ पे ऐसे फिल्म सिटी लेके आएंगे क्योंकि आज टैलेंट बहुत है, मेरी तरह बहुत से टैलेंटेड लोग हैं गाँव-गाँव में, गली-गली में। तो उनको बॉम्बे चंडीगढ़ धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कोई उनको मिसगाइड भी नहीं कर पाएगा। हरियाणा के अंदर ऐसी फिल्म सिटी होगी जिसमें वो एक्टर भी बनेंगे, सिंगर भी बनेंगे और देश विदेश तक अपने घर का, गाँव का नाम भी करेंगे। लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं जो सोने चांदी की अब बात कर रहे हैं। मैं एक बिल्कुल आम परिवार से हूँ, जहाँ बैठे हैं गाँव फाजिलपुर में, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ और आज भी मैं यहीं पर रहता हूँ। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये सब कुछ मैंने मेहनत करके, संघर्ष करके कमाए। ना तो हम राजा रजवाड़ा ख़ानदान से, ना हमारे कोई इतना बड़ा कोई बैकग्राउंड है, ये हमने खुद मेहनत करी है, खुद खरीदे। कामयाब नेता उसे कहते हैं जो जनता की कामों पे खरा उतरा हो, जनता की उसने आवाज़ उठाई हो। हमारे जो नेताजी रहे, हमारे आदरणीय राजा साहब हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के टर्म में वो मेरे को ऐसी 5 बड़ी सौगात दिखाए जो वो जनता के लिए लेके आए हों और वो कंप्लीट करके उन्होंने बना दी। योजनाएँ तो आई हैं लेकिन आज भी पत्थर पे ही है। मैंने राज बब्बर साहब का एक इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले जिस दिन बनूंगा संसद में, मैं पीली टोपी पहन के जाऊंगा। मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं और हमारे राजा साहब से भी, जो 20 साल से रहे। पहले तो उनका हक बनता है कि इस ही रेजिमेंट पे जो आज वो कह रहे हैं कि रेजिमेंट बन जाएगी, वो पिछले 2 साल 4 साल से कहाँ थे? उन्हें धरना भी दिखाई नहीं देता जब वो रामपुरा हाउस जाते थे। आज उन्हें धरना भी दिख रहा है, आज ही रेजिमेंट भी दिख रही है, क्योंकि उन्हें हीरो की वोट चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज मैं गुरुग्राम में हूं, जो सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मानी जा रही है, और जसपा प्रत्याशी मेरे साथ फाजिलपुरिया और राहुल यादव हैं, जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगी कि सिंगर टर्न पॉलिटिशियन, ये कैसा इतना बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया? नमस्कार। और जैसा आपने सवाल पूछा कि सिंगर इनटू पॉलिटिशियन, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है लाइफ में कि एकदम ये नया मेरे को मौका मिला राजनीति में आने का। और मैं दुष्यंत जी से काफ़ी सालों से क्लोज था, तो वो क्लोज फ्रेंड रहा उनका। मौका दिया गया या पहले से ही कहीं ना कहीं मन ज़रूर बना लिया था आपने? अगर ये मौका दिया गया है, मेरा मन नहीं। अगर मेरा मन होता तो तैयारी बहुत अच्छी होती है हमारी। मैं तो बताना चाहूँगा कि जिस दिन मेरे को टिकट मिली, उस दिन तो हम वर्कआउट करके आके मैं सो रहा था, मीडिया से फ़ोन आए थे कि आपकी टिकट अनाउंस हुई है। मेरे को दुष्यंत जी मजाक में कहते थे कभी कभार कि भाई तेरे को एमपी की टिकट देंगे, तेरे को वहाँ से मंत्री बनाएंगे। मगर भाई हमारे घर में आज तक सरपंच तो बना नहीं, एमपी कौन, फिर ये रहा। तो अगर उन्हें दी है तो इसको पूरी जिम्मेदारी से और अच्छी नीयत से हम काम भी करके दिखाएंगे। आपने कहा कि तैयारी बहुत अच्छी होती है अगर पहले पता होता, पर मुझे नहीं लग रहा कि तैयारी में कोई कमी है। नहीं, फिर भी अगर थोड़ा पहले पता होता तो शायद आज हम 600, 650, 700 गाँव आज तक कवर कर चुके हैं। अगर पहले पता होता तो मैं एक एक गांव तक पहुंच के आता, एक एक सोसाइटी तक, एक एक घर तक मैं पहुंचने की कोशिश करता। 4 जून को क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? 4 जून को मैं गुड़गांव लोकसभा को में अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, जिसके लिए जनता ने अब की बार विचार भी बना लिया है कि पिछले 20 साल के अंदर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, कोई जो हमारे नेता थे उनके बीच में नहीं रहे, कभी उनके सुख दुख में नहीं दिखाई दिए, कोई बड़ी योजनाएँ नहीं आई, कोई बड़े ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे जनता का फ़ायदा, यूथ का फ़ायदा हो, बड़े बुजुर्ग का हो, किसी महिला बहन का हो। तो अब की बार सबने विचार बनाया है कि बदलाव लाना है। पहले कहते थे कि ऑप्शन नहीं था कि भाई चलो ये ठीक है, कह रहे अब की बार ऑप्शन ही अपना बेटा है, तो अब की बार मौका मिलने वाला है।
जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप, किन मुद्दों के साथ वो जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि 4 जून को नहीं, पहले तो 25 मई को जो वोटिंग हो रही है गुरुग्राम में, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है और आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले उनके हक की बात कर रहा हूँ। आज देश को आज़ाद 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे पास वो मूलभूत सुविधा नहीं है जिनके ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। एक परिवार है, वो जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनका भविष्य अच्छा, उन्हें रोज़गार मिले, अगर कभी कोई बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो एक अच्छे हॉस्पिटल में कम खर्च में इलाज हो जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने हमें आज तक क्या कोई अच्छे स्कूल दिए हैं? आज प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है जिसमें मोटी फीस देनी पड़ती है। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्कूल पे काम करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल इतने सुंदर बनाए कि प्राइवेट स्कूल के ताले लग जाए। दूसरा करेंगे मैं हॉस्पिटल्स के ऊपर कि आज हॉस्पिटलों के ऐसे हाल में, कल भी एक न्यूज़ में देख रहा था कि एक गर्भवती महिला ने लाइन में ही दम तोड़ दिया। तो ये कितना बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट के लिए। तो सबसे पहले उसके बाद हम हॉस्पिटल पे काम करेंगे। जो गुड़गांव के अंदर मैं बताऊं कि जगह अलॉटेड है, ग्रांट आती है, लेकिन बनाए नहीं जाते, तो उसके ऊपर काम करना है कि गरीब परिवार, जो आम परिवार के लोग हैं, जो नहीं जा सकते प्राइवेट में, तो प्राइवेट ना जाके गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। तीसरा करेंगे हम रोज़गार के ऊपर बात कि जो आज हमारे युवा साथी बेरोज़गार हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, फालतू कामों में ध्यान है। तो जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, सबसे पहला तो मैं करूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री से मैं आता हूँ। यहाँ पे ऐसे फिल्म सिटी लेके आएंगे क्योंकि आज टैलेंट बहुत है। मेरी तरह बहुत से टैलेंटेड लोग हैं गाँव में, गली गली में। तो उनको बॉम्बे, चंडीगढ़ धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कोई उनको मिसगाइड भी नहीं कर पाएगा। हरियाणा के अंदर ऐसी फिल्म सिटी होगी जिसमें वो एक्टर भी बनेंगे, सिंगर भी बनेंगे और देश विदेश तक अपने घर का, गाँव का नाम भी करेंगे। उसके बाद आती यूनिवर्सिटीज़, जो आज के टाइम में मैं बताऊंगा कि बहुत बड़ा फेलियर गुड़गांव के अंदर, पूरे लोकसभा के अंदर। गुड़गांव में तो ये है कि हम कहते हैं कि ये मिलेनियम सिटी है, लेकिन ये सबसे बुरा हाल गुड़गांव का है। आज जो ये आपको दिखती है दुबई जैसी चमकती धमकती गुड़गांव, ये गुड़गांव बनाया हुआ बिल्डरों का है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। अगर आपको असली गुड़गांव देखना है तो आप मेरे गाँव से आए हैं, एक बार इसके हालात देखे होंगे आपने। रोड को क्या हाल है, चौक चौराहे पर कूड़े के ढेर लगा दिए गए। गांव गलियों का ये हाल है कि 2-4 घंटे की बारिश में गोटे गोटे पानी भर जाता है। अभी जैसे कि हम कन्ही गांव गए, खेड़की गए, बसई गए, खिड़की माजरा गए, नाथुपुर गए, नौरंगपुर, नरसिंहपुर, इन गाँव के हालात ऐसे कि आज भी जो इनकी मेन रोड है वहाँ से एंट्री नहीं कर सकते आप पैदल जाके। वहाँ पे आज भी गोटे गोटे पानी है। हर चौक चौराहे के ऊपर बड़े बड़े कूड़ों के ढेर लगाए, उनमें आग लगा के छोड़ रखी, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा सिस्टम फेलियर है। इसके 500 करोड़ रुपए सरकार देती है साफ़ सफाई के, मेरे को पता नहीं कहाँ लग रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, इन पर लगे हुए हैं। इसी से मेरा एक सवाल है कि जनता के बीच जो आपकी छवि है, फाजिलपुरिया की खास तौर पर, वो ये छवि है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरता है, सोने चांदी से लदा रहता है, गाने देखो तो ऐसा लगता है कि कहाँ शूट करके आ गया, विदेश में कहाँ शूट कर लिया। अब आप बात कर रहे हैं ज़मीनी हकीकत के बारे में, लोगों से ज़मीनी तौर पर जुड़ना चाहते हैं। रास्ता आसान लग रहा है या चैलेंजिंग लग रहा है? क्या आपको उस नज़र से देख पाएंगी जनता? मैं बताता हूँ कि जो ये लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, जो सोने चांदी की आप बात कर रहे हैं, मैं एक बिल्कुल आम परिवार से हूँ। जहाँ हम बैठे हैं गांव फाजिलपुर में, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ और आज भी मैं यहीं पे रहता हूँ। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये सब कुछ मैंने मेहनत करके, संघर्ष करके कमाए। ना तो हम राजा रजवाड़ा ख़ानदान से, ना हमारे कोई इतना बड़ा कोई बैकग्राउंड है। ये हमने खुद मेहनत करी है, खुद खरीदे हैं। और हमें पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि हमने भी संघर्ष किया है, हम भी और उन समस्याओं से जूझे। हम भी अगर पढ़ाई की बात करें तो इतनी ज़्यादा हम पढ़ाई नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ द स्कूल्स यहाँ पे थे ही नहीं। और मैंने भी कहीं ना कहीं उन्हें वोट किया जो आज हमारे सांसद थे। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरे को हर उस समस्या का पता है जिसको एक आम आदमी की आज आम आदमी जूझता आ रहा है। आज हमारे जो नेताजी हैं शायद उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो है राजा रजवाड़ा ख़ानदान से। वो पेरिस स्विट्ज़रलैंड जाके अपने सिर दर्द का इलाज कराते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। तो उनको समस्याओं का कैसे पता होगा? वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। तो समस्या का पता उसे होगा जो एक आम आदमी होगा, एक आम परिवार से होगा, एक आम गाँव से होगा, जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आप जीतते हैं तो लोगों के साथ आपको ऑफकोर्स 24/7 आवर्स उनके लिए रहना पड़ेगा, जनता के लिए रहना पड़ेगा। और आपने कहा है कि आपके दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहेंगे। क्या सिंगिंग लाइन से फिर आप दूर होते जाएंगे, बॉलीवुड को छोड़ देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सिंगिंग लाइन भी पैरेलल चलती है, काम कर सकते हैं।
वो जो बॉलीवुड से पहले जो एक्टर्स आए हैं, जो सेलिब्रिटी आए हैं और जो नेता बने और जो गायब हो गए, उनकी नीयत नहीं थी काम करने, क्योंकि एक तो वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे नहीं, उनको कहीं कहीं भेज दे गया, उनका नाम का यूज़ किया गया। अगर हम बात करें काम करने की, तो शूट मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में गानों का हो जाता है। लाइव शोज़ आपके महीने में 10 से 15 होते हैं, वो भी शाम के टाइम, रात में। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बिजी हैं, आप एक महीने तक आपकी शूटिंग चल रही है। आप अगर चाहें काम करना, तो आप काम के लिए अपना टाइम भी निकाल सकते हैं। नीयत होनी चाहिए, वो इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई मेरे को काम करना है। और रही मेरे दरवाजे खुले रहने की बात, तो 24 घंटे खुले हैं, ये मेरा वादा है। जब हम इंडस्ट्री में भी थे तो हमने तो एक मुहिम चलाई थी अपने फ़ैन से मिलने की, तो मैं तो अपने फ़ैन से घर घर जाके मिलता था। मैंने एक चैलेंज चलाया था, तो मैं तो शुरू से कनेक्टेड रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ज़मीनी हकीकत क्या है। आपके मुकाबले में जो है वो मुझे लगता है कि बहुत धुरंधर हैं अपने अपने काम में। राज बब्बर की अगर बात करें कि 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वहीं अगर इंद्रजीत की बात करें तो इसी इलाके से वो लगातार जीते हुए आए हैं। उनके सामने अपना परचम लहराना आसान या मुश्किल? मैं कहूँगा कि कामयाब नेता उसे कहते हैं जो जनता के कामों पे खरा उतरा हो, जनता की उसने आवाज़ उठाई हो। हमारे जो नेताजी रहे, हमारे आदरणीय राजा साहब हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के टर्म में वो मेरे को ऐसी 5 बड़ी सौगात दिखाए जो वो जनता के लिए लेके आए हों और वो कंप्लीट करके उन्होंने बना दी हो। योजनाएं तो आई हैं, लेकिन आज भी पत्थर पे ही है, उसके अलावा उस जगह पे कोई एक ईंट नहीं लगी। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर वो इतने अच्छे होते, अगर वो इतने अच्छे काम करते, तो आज हम उनकी इज़्ज़त करते और शायद हम गर्व भी करते और मेरे को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज उनसे पब्लिक खफा क्यों है कि जितने भी हम मुद्दे उठे, चाहे वो हमारे मानेसर में बैठे किसान हैं, 13-14 महीने से बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इतनी तपती धूप में धरने के नीचे बैठे, क्योंकि उनकी ज़मीनें कब्जा ली गई 1154-1128 एकड़ के आसपास। अब उस ज़मीन का ये है कि जो हमारा ट्रेजेडी में पैसा पड़ा है उसको ब्याज में दे दे। तो पहले ही उनके कम दामों में ज़मीनें खरीद ली, उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो दबा दी गई, अब उनका पैसा भी दबा लिया। तो जो अपने किसानों की हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, वो अहिरेजिमेंट के मुद्दे पे नहीं बोल सकते, जबकि वो 3-3 बार यहाँ मोदी जी को ले आए, 1 मिनट वो नहीं बोले, एक शब्द उन्होंने हमारे के। लेकिन वो कहते हैं कि हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है बाकायदा अही रेजिमेंट के लिए। पत्र से काम नहीं चलेगा। आपको हमने चुन के भेजा है देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हक के लिए बोलने के लिए। मैं कहता हूँ इन 20 सालों के अंदर, 20-25 साल हो गए उन्हें, 1 मिनट की मेरे को कोई ऐसी स्पीच सुना दें जो उन्होंने हमारे हक में बोली हो, हमारे भले के लिए बोली हो, हमारे अच्छे भविष्य के लिए बोली हो। तो अगर हमें कोई गुमशुदा या हमने गूंगा अगर सांसद ढूंढना था, तो उससे इस लोकसभा का भला नहीं होगा। अगर मैं नूह मेवात की बात करूँ, मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूँ। पहले मेरे को लगता था कि मेरे गांव में बहुत समस्या है, मैं नूह मेवात गया तो देखा हुआ तो बिल्कुल ही पिछड़ापन है। आज ऐसा लगता है कि 20-30 साल पीछे हैं ऑलरेडी। लाइट तक नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वहाँ के बच्चों के ऐसे हालात हैं कि स्कूल शिक्षा का तो उन्हें पता ही नहीं है। वहाँ के लोग बता रहे थे कि स्कूलों को तोड़ा जा रहा है, जिनके अंदर टीचर्स नहीं है, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा, उनको सरकार तोड़ रही है। बनाने की तो बातें छोड़ी। यहाँ पे खो गाँव है, कल रात को ही था मैं, वहाँ पे लेडीज़ चिल्ला रही हैं कि भाई हमारे यहाँ तक पानी तक नहीं है पीने के लिए। गुड़गांव से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। तो इन समस्याओं के ऊपर सुना ही क्यों नहीं जा रहा? मैं कह रहा हूँ कि आप जिनसे वोट लेके जीत रहे, जो 36 बिरादरी आपको जिताती है, एक उम्मीद के साथ जिताती है। किसी से भी पूछ ले आप जाके, एक एक्सरे रिपोर्ट मंगाएं तो कहेंगे कि हमने तो आज तक देखा ही नहीं है कि वो कैसे, कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा नेता की कोई ज़रूरत नहीं जो है काम ही ना कर पाए। राज बब्बर के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि जब आप पर मैंने सवाल उनसे पूछा था कि फैजलपुरिया भी मैदान में है, क्या लगता है नुकसान पहुंचाएंगे क्या आपको, तो उनका यही कहना था कि आप उनके गाने सुनता हूं, बहुत प्यारा लड़का है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे आदरणीय हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी पूरी इज्जत करते हैं। हम भी उनकी पिक्चर देखते थे, अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेकिन इस लोकसभा के लिए वो ठीक नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने धोखा कराया यहाँ की जनता से। कांग्रेस को इतनी मजबूती से जिताने का काम किया। अगर उन्होंने नेता ही देना था तो यहाँ का कोई लोकल देते। यहाँ इतने जवान युवा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका देते। एक बार हमारे अजय कप्तान साहब रहे रेवाड़ी को, उनको मौका देते, मैं शायद बिल्कुल बैठ जाता, मैं आता भी नहीं इस दौड़ में। आज आप बाहर से लेके आए हैं जिसको यही नहीं पता कि किस गाँव में क्या कमी है। उन्हें कमी ढूंढने में ही मेरे ख्याल से 5 साल लग जाएंगे। और आपको लगता है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के गुड़गांव में रहेंगे? अपने अगर उनको रहना ही था तो अपने गांव से, जहाँ से वो हैं, वहाँ से लड़ते।
और मैं पूछना चाहूँगा कि उनके गांव का कार्य, जो लास्ट सांसद रहे थे आगरा से, वहाँ उनका क्या कार्यकाल था? वो कहते हैं मेरे पूर्वज तो यहीं के हैं, कहाँ के हैं? गुड़गांव। तो रहते क्यों नहीं फिर यहाँ पे? यहाँ पे तो पहले एक 20 साल से गुमशुदा यहाँ का होते हुए अब एक और आएंगे जो बॉम्बे रहेंगे। यहाँ के लोग अपनी समस्या कैसे सुनाएंगे? उनसे 10,000 रुपये की टिकट बुक करेंगे, फिर बॉम्बे जाएंगे, फिर उनको ढूंढेंगे कि भाई जूहू की कोठी में, बैंड्रा की में, अंधेरी की में। यहाँ के लिए यहीं का व्यक्ति चाहिए जो यहीं के बीच का हो, जिसको इन समस्याओं का पता हो, जो कल को उसके हाथ में ताकत आए तो अगले दिन से काम शुरू कर दे, क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत कम है। और मेरी तो लोकसभा की जनता से ये अपील भी है कि इस बार सोच समझ के चुनाव करें। अगर अब की बार आप लोगों ने धोखा खा लिया तो आने वाले 5 साल तक आपके बच्चों का भविष्य खराब रहेगा, उनकी हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा होगा। अब की बार समय नहीं है। दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सामने आपकी पार्टी है, कह रहे हैं मुकाबला तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में है। जी, मैं कहना चाहूँगा मेरा तो मुकाबला किसी से भी नहीं। मेरा मुकाबला है काम करने का, मेरा मुकाबला है हक की आवाज़ उठाने का, मेरा मुकाबला है जिन मुद्दों पे ये बात करना पसंद नहीं करते, उन मुद्दों को अब की बार जनता के दिल से बाहर निकालने का, उनको बताने का ये हमारा हक है। स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। आज तक कोई भी नेता आएगा अपने भाषण में कहेगा कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैं मेट्रो लेके आऊँगा, मैं यहाँ पे ऐसा बाईपास बनाऊंगा, ऐसे फ्लाईओवर बनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2009 के बाद हुड्डा सिटी सेंटर से 1 इंच फ्लाईओवर आगे बढ़ा हो? कोई एक यूनिवर्सिटी दिखा दे जो उन्होंने कंप्लीट करके दी हो? गुड़गांव यूनिवर्सिटी आज जो काकरोला में कंप्लीट हुई है वो 50 एकड़ में है, जबकि वो अनाउंस हुई थी 550 एकड़ में। खिड़की माजरा के अंदर मेडिकल कॉलेज शीतला माता के नाम से है, वो अनाउंस हुआ था 2012 में कांग्रेस के टाइम में, जिसका बजट था 400 करोड़। आज उसका बजट भी 800 करोड़ हो गया, लेकिन आज भी कंप्लीट नहीं है, जिसमें 50 करोड़ तो श्राइन बोर्ड ने भी एज अ दान, एज अ डोनेशन दिया हुआ है। बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की, आज हमारी बहन बेटियाँ जिनको हम हाथों पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, वो आज हमारी बहन बेटियाँ नीचे दरी पे बैठ के पढ़ रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ दिया क्या है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो गुड़गांव का हॉस्पिटल 5 साल हो गए तोड़ के पार्किंग बनाई हुई है। जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं सेक्टर 10 के, उसके बेड उसमें ट्रांसफ़र कर दी, उसके ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं थी। 8 साल 8 एकड़ के अंदर बादशाहपुर के अंदर एक अनाउंस करा हुआ है, जिसमें मनोहर खट्टर लाल जी उसका उद्घाटन भी करके, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं लगी। मैं कहना चाहूँगा कि काम के नाम पे फेलियर है। और मेरे को तो लगता है कि स्कूल ना बनाने के पीछे, 9 के बारे में बोलने के पीछे, जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो हॉस्पिटल्स हैं, कहीं ना कहीं नेताओं के बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हिस्सेदारी है, ताकि गरीबों की जेब यहाँ ना के वहाँ उनके हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स में खाली और उनकी झोलियाँ भरे। तो ये एक इनकी चाल है, ये हक है। एक परिवार जिसके लिए मेहनत कर रहा है, इसीलिए मेहनत करता होगा, और उनकी सबसे मोटी जेब जो खाली होती है वो यहीं पे होती है। जो एक आम परिवार के, गरीब परिवार के लोग हैं, जो गाय भैंस का दूध निकाल के घर चला रहे हैं, एक बार उनसे जाके पूछो, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनको फीस देते हैं 1-2 महीने की, तो उनकी पेंडिंग भी हो जाती है। आपके कई सारे दोस्त हैं जो आपके चुनाव प्रचार में आपकी मदद कर रहे हैं। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स को हम देख रहे हैं, गोल्डन बॉयज़ देख रहे हैं, तहलका देख रहे हैं, किस तरह की मदद आपको उनसे मिल रही है? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी को बोलना नहीं पड़ रहा कि आओ भाई सपोर्ट करना है, खुद फ़ोन आ रहे हैं। तहलका भाई ने तो मेरे को परसों सरप्राइज़ दी थी, रेवाड़ी के गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, तो उनका फ़ोन आता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, लोकेशन शेयर करो। मतलब नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो गए? तो कह रहे नहीं भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा मन है। आज हमारा रोड शो है, तो गोल्डन बॉयज़ सन्नी भाई अपने आ रहे हैं पुणे से, तो मैं कहा भाई, वो उनका फ़ोन आया कि भाई मैं आना चाहता हूँ। आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो अपनी गाड़ियाँ और ख़ुद बाय रोड आ रहे हैं, सारा सब कुछ लेके, कह रहे कि अब भाई आ रहे हैं, भाई को सपोर्ट करें तो दिल से करेंगे। वो 1-2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में भी सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक सच के लिए, एक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें अपने लोगों की तो ज़रूरत होती है, तो अपनापन करके वो सब मेरा साथ दे रहे हैं। एक इंसान को लोग काफ़ी ढूंढ रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि बार बार उनका ही नाम आ रहा है। अगर वो किसी कंटेस्टेंट को आपके साथ देख रहे हैं बिग बॉस के, एल्विश यादव का, जो आपके बहुत अच्छे मित्र रहे, अभी भी दोस्ती है या नहीं? नहीं, दोस्ती तो देखो ऐसा है, मेरी जब से हम जानते, हमारे तो यहीं गांव कोहंड के आसपास के, वजीराबाद के, मेरे फाजिलपुर है। कोविड टाइम से हमारा मिलना जुलना हुआ था, आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये है कि आज वो थोड़े से चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो मैं भी उनको परेशान नहीं कर रहा, कहीं पता लगे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी, या उनके ऊपर और दबाव बनाए। आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं उनको बुला के थ्रेट दिया जा रहा है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी आए थे जिनको धमकाया गया है कि भाई उसके साथ प्रमोशन, उसके साथ कैंपेन नहीं करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मेरे कैंपेन की वजह से कोई परेशान हो, तो इसलिए ना तो मैं उनको फोर्स कर रहा, ना मैं उनको बुला रहा, ना उनको मैं इस चीज़ में उलझाना चाहता।
लेकिन कोई आपकी बात हुई आप दोस्त के बेस्ट विशेष के लिए तो उनका फ़ोन आया था, बात भी हुई थी, और उसके बाद मैं भी इलेक्शन में बिजी हूँ, तो मेरा दोबारा उस बारे में बात नहीं। एक केस में आपका नाम आ गया था, स्नेक वेनम, आपको याद ही होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि भी धूमिल करने की कोशिश की गई थी। पूरी कोशिश करी गई थी। मैं कह रहा हूँ कि हमने तो एक शूट किया था, हमने यहीं पीछे किया था इसमें अपने गाँव के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उसको जोड़ने की कोशिश करी गई थी कि भाई ये जो शूट है ये उस पार्टी से कनेक्टेड है। लेकिन मैंने तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के वजह से अपनी चीज़ें क्लियर करी थी मीडिया में आती डे फर्स्ट ही। तो उसके बाद ना तो मेरे पास किसी पुलिस का फ़ोन है, ना कोई दबाव है, ना किस तरह की कोई उलझाना है। वो बस कंट्रोवर्शियल रही थी चीज़ें, 2-4 दिन में वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक केस हुआ था कि भाई जो हमने गाने के अंदर स्नेक्स यूज़ करे हैं उनके साथ क्रूअल्टी हुई है, तो उसका है वो हमारे कोर्ट में है, हमें उन पर पूरा विश्वास है। हमने जो चीज़ें जैसे यूज़ करी थी एज ए प्रॉप्स यूज़ करी थी, उसमें कोई हमने किसी के साथ क्रूअल्टी नहीं करी। इसे एक चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना रहे हैं कि ये तो यूथ को गुमराह करता है, इसको क्यों वोट दें? नहीं, हम गुमराह कैसे करते हैं मेरे को बताना चाहे। मैं तो हर सामाजिक काम में खड़ा मिला हूँ, चाहे किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन में सबसे पहले अगर आहुति डालने वाला था तो हरियाणा का पहला सिंगर था जिसने गाने बनाए थे, वहाँ पे जाके उनके साथ खड़े हुए थे। बात करें यूपी के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ था, तो हरियाणा का सबसे पहला सिंगर था, तो 1000 युवा को लेके गया था। और जो 1000 लेटर हमने नरेंद्र मोदी जी को लिखे थे, जाके पोस्ट पे पोस्ट करके आए थे डाकघर में कि इनको फांसी हो और इनका एनकाउंटर किया जाए। किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन हमने पोस्ट किया 2 दिन बाद एनकाउंटर भी हुआ था। अगर बात करें गुमराह करने की, तो मैं तो गुमराह कर रहा हूँ जो हमारे पुलवामा के अंदर जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए हमने रैली निकाली, सम्मान रैली निकाली, कैंडल मार्च निकाली। अगर इन चीज़ों से गुमराह हो रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। आप पे एक और इल्ज़ाम लगता हुआ आया है कि कई बार आप ही खुद रूल्स और रेगुलेशन तोड़ते हुए नज़र आते हैं। क्या एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद ऐसा होगा? वो देखिए आज से 10 साल पुरानी बात है, और उस समय मैं अगर उसको पूरा डिफ़ाइन करने लगूँ तो शायद आप कहेंगे कि नहीं ये सच नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप थोड़ा सा उसमें होमवर्क ये करना कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी। और जब आप सही होते हो ना तो आप कोशिश करते हो कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। अगर आप गलत होते हो तो कोशिश रहती है चुपचाप निकल लो। वही पुलिस के मामले में तो होता है कि हाथ जोड़ कर निकलो, तो उस दिन भी ऐसा ही था। और मैं दोबारा वो पूरा किस्सा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जो भी मेरे को देख रहे हैं आप लोग, उस वीडियो में लास्ट में ज़रूर जाए। वो ही मशीन है जो शुरू में 53 आई थिंक ज़्यादा दिखा रही थी, और वही मशीन लास्ट में 4% भी दिखा रही है, उसी में वो वीडियो के अंदर है। नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कुछ था, क्योंकि रूल रेगुलेशन देखिए इंटेंशनली कभी हम नहीं ब्रेक करते, कभी कभार गलती से हो जाए तो कह नहीं सकते, और वो भी उस दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एंड करते हैं एक बेहतरीन गाने से जो आप जनता को डेडिकेट करना चाहें। नाचत दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, नखरे विलाती ईगो में रहती, नखरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ताऊवर ताइया न धरना पर भाइया न फाजिलपुरिया की राम राम, नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो लियाओ, हम नहीं मांगेंगे हक किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे अब क्या कोई मजाक नहीं। 25 तारीख को वोटिंग है, जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि अब की बार आपके पास मौका है। हर बार मेरे को अभी पूरी लोकसभा में ये सुनने को मिला कि भाई हमें तो कोई मौका ही नहीं मिला, कोई हमें ऐसा मिला ही नहीं कि जिसको वोट करे, कोई हमारे बीच का है नहीं। तो अब की बार आप लोगों के पास ऐसी चाबी है जो मैं आप लोगों को देके जा रहा हूँ कि वो आपके बच्चों के भविष्य का ताला खोलेगी, जो आपके बच्चों के स्कूलों का ताला खोलेगी, अच्छे अस्पतालों का ताला खोलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का ताला खोलेगी, और जो आज हमारे युवा साथी बेरोज़गार हैं, नशे की चपेट में आ रहे हैं, उनके अच्छे रोज़गार का ताला खोलेगी। तो एक बार विश्वास करें, मेरे साथ जुड़े और ताला खोलें।